खाली ये समझ में आ जाए कि आखिर यार ये बजरंग दल वाला हमारे गांव का स्कूल बंद होने पे क्यों नहीं निकलता, हमारे अस्पताल में जब मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है तब ये आरएसएस वाले सवाल क्यों नहीं उठाते, ये जिन हिंदू हिंदू के नाम पे जिनका खून खौलता है वो हमारी टूटी सड़कों के लिए क्यों नहीं खौलता, हमारी पानी की टंकी जब टूट जाती है तब क्यों नहीं खौलता, हमारे घर में जब चूल्हा नहीं जलता और मजदूरी नहीं मिलती और रोजगार के बगैर हमारा नौजवान भटकता रहता है तब इनका खून क्यों नहीं खौलता। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आज बेबाक भाषा में खास पेशकश है, खास मुलाकात है संजय सिंह से। संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि विपक्ष के जो तेज तर्रार तेवर हैं उसके बहुत पोस्टर बॉय के तौर पर हमें दिखाई देते हैं आप संजय जी। और जिस तरह से आपने मोर्चा संभाला है सदन के भीतर और सदन के बाहर, वह एक बड़े सवाल उठाता है। बेबाक भाषा में आपका दिल से स्वागत है। नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। संजय जी, जब हम बात कर रहे हैं सदन चल रही है नहीं चल रही है, तगड़ा गतिरोध है। सबसे पहले तो मैं बतौर सांसद आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष पर कि विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा, उसका एजेंडा नहीं है, मोदी जी लोकसभा में आ नहीं पा रहे हैं, आपने भी आज इस पर राज्यसभा में बात रखी, क्या दरअसल एजेंडा है मोदी जी का इस समय देश की संसद को लेकर? देखिए, मैं चाहता हूं कि इस पे देश की जनता और आपके दर्शक ये तय करें कि कौन सही है और कौन गलत है। मैं कुछ उदाहरण देता हूं। ये 3 काला कानून लेके आए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बैठते हैं और सब ने कहा, सारे विपक्ष ने कहा भाई ये बिल किसानों के खिलाफ है, इसको मत लेके आओ। नहीं माने, बिल लेके आए। अब विपक्ष के पास 2 ऑप्शन है, या तो उस काले कृषि कानून का विरोध करे या उस काले कृषि कानून को पास होने दे और देश के करोड़ों किसानों को उसका खामियाजा भुगतना पड़े। हम लोगों ने विरोध किया, हमको उठा के सस्पेंड कर दिया गया। किसानों ने विरोध किया, उन पे लाठियां चलवाई गई, गोलियां चलवाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और 1 साल के बाद अचानक प्रधानमंत्री जी प्रकट होते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, हमारी तपस्या में कमी रह गई और हमसे कुछ गलती हो गई और हम तीनों काला कानून किसानों को समझा नहीं पाए और हम वापस ले रहे हैं। तो आपने देश को मजाक बना रखा है। तो विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए? आपने तो हम लोगों को सस्पेंड भी किया, मार्शल से मुझे बाहर फिकवाया। उस समय मेरे ख्याल से 7 या 10 सांसद हम लोग सस्पेंड हुए थे जी। और 1 साल के बाद जो हम पहले दिन कह रहे थे वही बात सही हुई, आपने उसको वापस लिया काले कानून को। फिर आप देश भर में एसआईआर करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद आप नहीं मानते कि भाई आधार कार्ड माना जाएगा, आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस के लिए माना जाएगा, पासपोर्ट के लिए माना जाएगा, निवास प्रमाण पत्र के लिए माना जाएगा, लेकिन आधार कार्ड आपके वोटर आईडी बनाने के लिए नहीं माना जाएगा जी। एसआईआर का मुद्दा हुआ, उस समय विपक्ष ने विरोध किया। पेगासस का मुद्दा हुआ, उस समय विपक्ष ने विरोध किया। तो जब भी कोई ऐसे बड़े मुद्दे आते हैं देश के सामने, उस समय विपक्ष का काम होता है कि वो सरकार को चिताए, और अगर सरकार उसकी बात पे चर्चा करने तक को भी तैयार नहीं है तो फिर नारेबाजी होती है, विरोध होता है, उसको आप कहते हो सदन नहीं चलने दे रहे। अरे भाई चर्चा कराओ ना। लेकिन देखिए मोदी जी तो थोड़ा सा आज मुद्दा क्या है? आज मुद्दा है कि एक एप्स्टीन फाइल्स निकली है। उस एप्स्टीन फाइल्स में बहुत सारे ऐसे नाम आए जिन पे कार्रवाइयां हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही, पूरी दुनिया में इस्तीफे हो रहे हैं जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम आया, उनके एक करीबी व्यापारी मित्र ने वो नाम उनका लिया, एप्स्टीन फाइल्स के जरिए पता चला, अनिल अंबानी ने नाम लिया। एप्स्टीन ने उससे बातचीत की है जिसमें मोदी का जिक्र है, मोदीज गाय कहा, मोदी का आदमी कहा। ये भी दावा किया उसने कि इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ उसने मीटिंग कराई, वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री नाचे गाए, अमेरिका के राष्ट्रपति का गुणगान किया उन्होंने। ये भी उसने दावा किया कि भाई व्हाइट हाउस से आपके संबंध अच्छे होने चाहिए प्रधानमंत्री के, बदले में आप क्या देंगे? तो अंबानी उसको कह रहा है कि हम पूरी मार्केट देंगे। और महिला का भी मामला इसके साथ हम अनिल अंबानी के साथ जुड़ा हुआ है।
आप बताइए, ऐसे विषय पे अगर हम सदन में बोलते हैं, वहां आप हल्ला मचाते हैं, बोलने नहीं देते। और वही बातें सच हो रही हैं कि एक तरफ अडानी को भ्रष्टाचार के मामले में मिला हुआ अमेरिका का सम्मान, जी और दूसरी तरफ एप्स्टीन फाइल की चर्चा। इन दोनों दबावों के कारण इतना खतरनाक ट्रेड डील आपने किया जो देश के खिलाफ है, देश के करोड़ों किसानों के खिलाफ अब ये है। बताइए कि अगर विपक्ष जिस तरह से मकर द्वार को आप लोगों ने जंतर मंतर बना दिया है, लगातार मैं देख रही हूं जब से नई संसद है तब से मकर द्वार विपक्ष का जंतर मंतर है। अब आपने वहां पोस्टर लगा दिया नरेंद्र सरेंडर, कॉम्प्रोमाइज्ड है प्रधानमंत्री, सारे तरह नारे लग रहे हैं, तो मोदी जी को तकलीफ तो होगी ना। अच्छा, आप बताइए कि वो कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। और मैं 2 मिनट के अंदर आपको समझा देना चाहता हूं। पहले भारत जब अमेरिका में अपने सामान भेजता था तो अमेरिका हमसे 2.9% टैक्स लेता था। जी फिर उसने बढ़ा के उसको 25% कर दिया। अभी नई ट्रेड डील में घटा के उसको 18% और कर दिया। 25 अभी 2025 ही में किया। 25 अभी 2025 में किया। तो 2.9% से उसने बढ़ा के 18% कर दिया। और हम कितना लेते थे उनसे? हम कई सामानों पे 29% तक जी। टैक्स लेते थे अमेरिका से। क्यों? क्योंकि भारत का बाजार सुरक्षित रहना चाहिए, भारत के व्यापारी सुरक्षित रहने चाहिए, भारत के किसान सुरक्षित रहने चाहिए। इसलिए बहुत सारे ऐसे संरक्षित सामान थे जिनको हम कहते थे हम ये विदेशों से नहीं मंगाएंगे वरना हमारे देश का रोजगार चौपट हो जाएगा। हमने उठा के जीरो कर दिया, जो तो दुनिया के किसी देश ने नहीं किया। जो दुनिया के किसी देश ने नहीं किया। 29% से हमने उठा के जीरो कर दिया और उन्होंने 2.9% से उठा के 18% कर दिया और कह रहे हैं ट्रेड डील हो गई, नाचो गाओ ढोल बजाओ। तो ये सरेंडर नहीं है तो क्या है बताइए आप। लेकिन एक बात और इससे भी आगे बढ़ जाता हूं मैं। उसने कहा रूस से तेल नहीं खरीदोगे। रूस कौन है? जिसने हमारी हमेशा मदद की, हर युद्ध में हमारी मदद की। 71 के युद्ध में जब अमेरिका हमें आंखें दिखा रहा था उस वक्त भी मदद की जी। रूस हमको $10 बैरल प्रति बैरल सस्ता तेल देता है। और हमारा 40% तेल 40% तेल हमारा रूस से जी। आता है। रूस हमें सस्ता तेल देता है। अब पिछले 40 महीनों में भारत को 1,53,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है रूस से सस्ता तेल खरीदने के नाते। ये आपके दर्शकों को समझना चाहिए, सुनना चाहिए और ये मानना चाहिए कि कितना बड़ा विश्वासघात मोदी जी ने किया। 1,53,000 करोड़ रुपए की बचत हुई क्योंकि आपने रूस से सस्ता तेल खरीदा। अब आप महंगा तेल अमेरिका से खरीदेंगे, वेनेजुएला से खरीदेंगे। वेनेजुएला का जो तेल है उसको रिफाइन करने की प्रक्रिया बहुत कठिन है और महंगी है। तो जब आप महंगा तेल खरीदेंगे तो हिंदुस्तान की जनता को महंगा बेचेंगे। और जिसको भौगोलिक जानकारी होगी वो ये पता कर सकता है कि वेनेजुएला कहां है जी। और रूस कहां है। तो वेनेजुएला से आपको तेल आयात करना कितना कठिन होगा, अमेरिका से तेल आयात करना कितना कठिन होगा और रूस से तेल आयात करना कितना आसान है। बावजूद इसके वो कह रहे हैं अपने पड़ोसी से ना खरीदो, तुम जाके खरीदो, सीधे तेल खरीदो अमेरिका और वेनेजुएला से, 7 समंदर पार जाओ। अब तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि भारत के प्रधानमंत्री की ऐसी कौन सी गोट दबी है कि वो उनसे हर कुछ, सारा कुछ मानने के लिए वो तैयार है। चीन ने रूस के साथ तेल खरीदने में बढ़ोतरी कर, में खबर पड़ रहा था जी। यानी हम तेल नहीं खरीद रहे हैं अमेरिका के दबाव में, लेकिन चीन सीना ठोक के कह रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जितना टैरिफ लगाना है लगाओ, हम तो रूस से तेल खरीदेंगे। और उन्होंने बढ़ोतरी कर दी क्योंकि देश हित सर्वोपरि है, देश महंगाई से बचे सर्वोपरि है। तो प्रधानमंत्री को स्टैंड लेना चाहिए था।
तो ये सरेंडर नहीं है तो और क्या है? लेकिन एक चीज इससे और जुड़ी हुई है जो शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुई है। फिर मैं आ रहा हूँ निगरानी वाली बात। नहीं, निगरानी नहीं, सारी घोषणाएं अमेरिका से हो रही है। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर, सीजफायर से लेकर ट्रेड डील का पूरा रूपरेखा ट्रंप फैक्ट शीट जारी करते हैं। तो ट्रंप क्यों कर रहे हैं? हम लोग तो बतौर पत्रकार हर एक मंत्री से पूछ रहे हैं। पीयूष जी कहते हैं ये जयशंकर जी से पूछो, जयशंकर जी कहते हैं पीयूष जी से पूछो। इतना ही नहीं, इनके आने के बाद कहां कहां भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंची। इन्होंने भारत में आतंकवाद फैलाने वाली संस्था आईएसआई को पठानकोट में शहीदों की जांच कराने के लिए बुलाया था, आपको याद होगा। इन्होंने बिना बुलाए जाके पाकिस्तान की यात्रा की थी, नवाज शरीफ से मिले थे जन्मदिन पर। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था। और आपको एक लिस्ट लेके बैठना चाहिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, भारत के पहले कोट अनकोट बोलो, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो दुनिया के मस्जिदों में सबसे ज्यादा बार गए हैं। सबसे ज्यादा बार गए हैं। लेकिन हिंदुस्तान में कपड़ा देख के पहचान लेंगे, यहां लड़ाई झगड़ा फसाद कराने के लिए तैयार हैं जी। यहां मुसलमानों से नफरत करो, दुबई में प्यार करो, यहां के मुसलमानों से नफरत करो, कतर के मुसलमानों से मोहब्बत करो, यहां की मस्जिद से नफरत करो, कतर की मस्जिद से प्यार करो, ये है इनका जी। तो गंदा है पर धंधा है ये। जहां बच्चों का धंधा चल रहा है, इनके मित्रों का धंधा चल रहा है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। वहां के मुसलमान इनके भाई हैं, वहां कहेंगे माई ब्रदर मोहम्मद बिन सलमान, वो उनका ब्रदर है। तो ये दोहरा चरित्र, ये इनका दोहरा चरित्र है। हर चीज में झूठ बोलना। आपने कहा कृषि क्षेत्र में हम नहीं अमेरिका को नहीं घुसने देंगे, आपने अमेरिका के किसानों के लिए हिंदुस्तान का कृषि बाजार खोल दिया। उन्होंने कहा कि 1.3 बिलियन का जो डेफिसिट है वो ठीक हो जाएगा, वहां के कृषि मंत्री बोल रहे हैं। जो फैक्ट शीट जारी की है उसमें से तो अमेरिकी दाल भी आ रही है भारत में। देखिए इस सबसे बड़ी चीज जो है, जो मैं खास तौर से चाहूंगा कि बीजेपी के समर्थक इस पे बोले, आरएसएस के लोग इस पे बोले, जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं, देशभक्त कहते हैं। भाई आपने एक ट्रेड डील की, उस ट्रेड डील में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ट्रंप का, राष्ट्रपति ट्रंप। वो राष्ट्रपति ट्रंप लिखते हैं कि भारत के ऊपर अमेरिका निगरानी करेगा जी। कौन करेगा? अमेरिका का गृह मंत्री, अमेरिका का वाणिज्य मंत्री, अमेरिका का वित्त मंत्री, अमेरिका का विदेश मंत्री। यह निगरानी करेगा किस बात की? कि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं। और अगर हम रूस से तेल खरीदते हुए पकड़े गए, जैसे हम कोई चोर हैं, मतलब हम अपने देश के हित में सस्ता तेल अगर रूस से खरीद रहे हैं तो हम चोर हैं, हम बेईमान हैं। और इसके लिए मोदी जी तैयार हो गए, और मोदी जी कह रहे हैं कि हाँ साहब आप जांच कीजिए, देखिए। तो वो हमारी जांच करेगा, वो हमको देखेगा और फिर अपनी रिपोर्ट देगा ट्रंप को कि हाँ भाई हम तेल खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद। और उसमें शब्द आप देखिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से अगर हम तेल खरीदते हुए पकड़े गए तो थानेदार हमको डंडे लगाएगा। तो 25 ट्रंप जी हमारे थानेदार हैं, वो 24 फिर से 25% टैक्स कर देंगे। तो ये होना ही है। ये संप्रभुता पर चोट है। 190 साल इस देश के क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देके इस देश को आजाद कराया। आपने तो देश की संप्रभुता को गिरवी रख दिया। और जिस तरह से विपक्ष ने, हम युगांडा हैं, कोई हम घाना हैं, हम वेनेजुला हैं, हमारे ऊपर निगरानी रखेगा अमेरिका। और इस बात पे क्या बीजेपी के समर्थकों को शर्म नहीं आनी चाहिए? आरएसएस को शर्म नहीं आनी चाहिए, जो बड़ी बड़ी देशभक्ति की बातें करते हैं? जिस हिंदू का खून न खौला, क्यों नहीं खून खोल रहा है इस बात पे कि भैया कैसे हमारी निगरानी करेगा अमेरिका? नहीं, अभी तो भागवत जी ने मुंबई में कहा है कि निगाह रखनी होगी, भाषा से पहचानना होगा कि कौन विदेशी है और ये काम हम करेंगे। तो वहां तो उनका एजेंडा दूसरा चल ही रहा है, जो नफरत। ये लोग ऐसे कभी कभी कंफ्यूज होके बातें करते हैं, इसलिए इनकी बातों को कभी कहते हैं मुसलमान के बगैर भारत की कल्पना नहीं की जा सकती, कभी कुछ तो इनका बयान आता रहता है। इसी बीच विपक्ष ने ओम बिरला जी के खिलाफ
प्रस्ताव पेश किया है कि भाई अविश्वास प्रस्ताव पर सिग्नेचर हुआ है। आप लोग भी उसमें शामिल हैं? हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में अपना मत देंगे। एक बात उसकी बताइए, वजह ये है, आपने भाषण भी दिया, एक चीज जो कहा जा रहा है महिला सांसदों के बारे में कि प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचा सकते थे। ये घृणास्पद है, एक व्यक्ति ये बोल रहा है, घिनौना है, सुनिए, ये सुनिए, घटिया है। एक व्यक्ति कह रहे हैं कि दांत काट सकते। See the language what is being used by the members of the opposition. They have contempt. So there is a great scope that those lady MPs who have come there, although they don't have any weapons, there is a chance that they can go bite the Prime Minister also. I mean, Bite the Prime Minister? Yeah. I mean, Deepak Reddy bite the Prime Minister? I mean, they don't have any weapons, so at least they have their teeth. आप इतने देश समय के से सांसद सर्वोच्च हैं। सदन में महिला सांसद देश के प्रधानमंत्री को दांत काट सकती थी। इतना घिनौना घटिया स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी दे सकती है। इतनी घिनौनी सोच सिर्फ बीजेपी की हो सकती है। कितनी शर्मनाक बात है ये। और मैं 8 साल हो गया संसद में, मुझे तो 11 महीने के लिए सस्पेंड करके बाहर किया। 6 बार मैं सस्पेंड हो चुका हूं अब तक। तो लेकिन कोई ये कहे कि वहां कोई किसी ने हाथापाई कर ली प्रधानमंत्री, अरे भाई प्रधानमंत्री के, मोदी जी को प्रधानमंत्री के करीब, डर कैसे हो गया? मुझे ये प्रधानमंत्री के करीब पहुंच के हम लोगों ने भी नारा लगाए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपने भाषण देते रहे, उनके सामने मार्शल खड़े हो जाते हैं। क्योंकि तमाम मीडिया में वीडियो जारी करे जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जारी किया जा रहा है कि महिलाएं किस तरह से वो सब गोदी मीडिया का खेल है, उनके चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। 2 मिनट के अंदर मार्शल पकड़ के आपको बाहर कर देते हैं। मुझे तो मार्शल उठा के कितनी बार बाहर किए। आपके पास लंबा इतिहास है इसका। मेरी जानकारी है, मैं अपनी जानकारी के आधार पर बता रहा हूं। जब विरोध, मुझे तो एक बार शब्द भी याद है, वेंकैया नायडू जी ने अंग्रेजी में कहा कि मार्शल कृपया संजय सिंह की सहायता करें इनको बाहर भेजने में, तो मुझे उठा के बाहर भेज दिया उन्होंने। ये लेकिन फर्जीवाड़ा क्यों क्रिएट किया गया? आपको क्या लगता है कि देखिए, प्रधानमंत्री बिरला जी को ये कहना कि खतरा था सुरक्षा को, इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी उनके पास। प्रधानमंत्री विक्टिम कार्ड खेलने के मास्टर हैं। हर चीज में उनको रोना है, हर चीज में अपने आप को नीरी ही दिखाना है। हम 2 किलो गाली रोज खाते हैं। इस बार तो उन्होंने कहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, गाली तौलते कह रहा है। आप लोग कहते हैं क्या? कौन कौन कहता है? उन्हीं के समर्थक हैं। वीडियो दिखा दीजिएगा आप। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। उन्हीं के समर्थक हैं जो मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारा लगा रहे थे। यूजीसी के हाँ बिल्कुल, आप दिखा दीजिएगा। उन्हीं के समर्थक जो खुद कह रहे हैं कैमरे के, हम बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी को वोट देते थे, वो लोग मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारा लगा रहे हैं। आप करिए उन पे कार्रवाई। अब चर्चा हुआ है तो मोदी जी का जो भाषण है, जो 90 मिनट से ज्यादा का भाषण उन्होंने राज्यसभा में दिया, नहीं मैं 2 किलो गाली, हाँ मेरा भी किया, मैं बता रहा हूँ, हाँ मैं आपका भी जिक्र है और आपको ब्लैक से जोड़ा गया है। और शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। हर एक अपना अपना एक भूतकाल होता है। मैं बड़ी परेशान थी कि संजय सिंह का ये ब्लैक कनेक्शन क्या है। मैं बताता हूं। तो पहली बात तो ये कि वो गाली तौलते हैं कि 2 किलो गाली है कि 4 किलो गाली। कैसे पता चलता है संजय जी? आपको भी गालियां पड़ती हो सकता है कि वो उनको लगता हो कि भाई उनके काम ऐसे, उनके कर्म ऐसे हैं कि लोग उनको गालियां ही देते रहते हैं। ऐसा 2 किलो एग्जैक्टली वो नापते हैं रोज, किलो कितना गाली पड़ी उनको। वो गाली नापने वाले भारत के पहले वैज्ञानिक हैं दुनिया के। तो अब मेरे संदर्भ में उन्होंने क्यों ऐसा बोला, उसकी वजह है कि मैंने एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर उनसे सवाल पूछा कि भाई एप्स्टीन फाइल्स में आया है प्रधानमंत्री जी का नाम, जो किसी सांसद ने नहीं पूछा। तो वो शायद उनके मन में एक बौखलाहट, खिसियाहट, खींच रही होगी। तो इनकी जो ट्रोल आर्मी है, 2 रुपल्ली के जो इनके ट्रोल हैं, वो मुझे ट्विटर पे टिकट ब्लैकिया लिखते हैं। तो आप देखिए, भारत का प्रधानमंत्री अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ट्विटर पे ट्रोल आर्मी की जो भाषा है, 2 रुपल्ली के ट्रोल जो इस भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो वो भाषा इस्तेमाल कर रहा है, ब्लैक 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 कर रहा है।
तो और- ये प्रधानमंत्री का चरित्र है, आप देख और सकते वो हैं। क्लिप आप ही ने जारी की और हाँ, मैंने जारी की कि भाई ये दो रुपल्ली के ट्रोल की भाषा बोल रहे हैं। अब जब मैंने दो रुपल्ली के ट्रोल कहा तो सारे लोग समझ गए कि ये क्या भाषा बोल रहे हैं। तो देखिए, मुझे कोई डाउट नहीं है प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री ऐसे ही हैं। वो कभी जर्सी गाय बोलेंगे, कभी मुजरा बोलेंगे, कभी कांग्रेस की विधवा बोलेंगे, कभी बोलेंगे कपड़े से पहचान लेते हैं, कभी केजरीवाल को अर्बन नक्सल बोलेंगे, इनको जंगल में भेज दो, कुछ भी बोल सकते हैं। तो प्रधानमंत्री के सोच का, विचार का, बोलने का स्तर यही है। मुझे इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। आपको 8 साल हो गए। ये बताइए कि संसद का जो स्तर है, जो डिबेट का भी स्तर है, और खास तौर से प्रधानमंत्री, बाकी लोगों को अगर हम छोड़ दें, हम निशिकांत जी की नहीं बात कर रहे, अमित शाह जी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ अगर हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बात करें, तो जिस तरह से वो बार बार जो भाषण देते हैं और हमलावर होते हैं और खुद ही बताते हैं कि उन पर हमला है, आपको क्या लगता है कि इस समय लोकतंत्र कहाँ पहुंचा हुआ है, कहाँ संकट है? देखिए, पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री को जिस तरह से विपक्ष के साथ व्यवहार करना चाहिए, इसके पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, उस मामले में ये थोड़ा अपने आप को, अपने अहंकार की वजह से या जिस भी वजह से, कोई ये इंटरेक्शन विपक्ष के साथ रखना नहीं चाहते, किसी मुद्दे पे सहमति बनाना नहीं चाहते, किसी बिल पे बातचीत करना नहीं चाहते। इनको लगता है कि ठीक है, हमारे पास बहुमत है तो हम जैसे चाहेंगे डंडा मार के संसद चलाएंगे। वो डंडा मार के देश की संसद नहीं चलती है। हो सकता है आपके दबाव में बहुत सारे सांसद होंगे, पार्टियां होंगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आवाज़ उठाते हैं इनके खिलाफ, बोलते हैं, लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो तरीका ज़्यादा ठीक है कि इनके दबाव में आए बगैर जो बात जनता की है, जो बात लोगों से जुड़ी हुई है, और जो बात सबसे बड़ी बात कि देश हित में है, उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए। और संसद नहीं चलने के लिए हर बार मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई जिम्मेदार है तो सत्ता पक्ष और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन संसद का जो हाल है, जिस तरह से तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, तकरीबन 6 साल तो लगातार से सरकार का संसद चलाने में बहुत दिलचस्पी नहीं, लेकिन कानून तो वो पास ही करा लेते हैं। अब देखिए, बहुमत है तो बहुमत का वो इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। वह बिल के खिलाफ सबने वोट किया, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने जबरदस्ती पास कर लिया। एक सेंटीमेंट होता है, उसकी तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना डेमोक्रेसी में। और क्या है, अगर आपको ये मैसेज देना है लोगों के बीच में कि भाई सरकार आपकी सुन रही है, तो वो कैसे जाएगा? वो तो तभी जाएगा जब उसके खिलाफ कोई मुद्दा है, कोई बातचीत है और सरकार उस पर पीछे हट जाए। यूएस ट्रेड डील पे आपको क्या लगता है कि कितना मोदी सरकार घिर सकती है, या क्या वो रास्ता कोई निकाल लेंगे? आपका क्या आकलन है? देखिए, ये दो चीजों पर निर्भर करता है। नंबर एक, जो अडानी पे भ्रष्टाचार की कार्रवाई चल रही है, हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले में, आप अमेरिका वाला अमेरिका के अंदर, हाँ, अमेरिका के अंदर, और सम्मान जो उसको मिला है, तो उसमें क्या क्या है, किस तरह से अमेरिका कार्रवाई करना चाहता है और कितना दबाव इनके ऊपर बनाता है, एक बात तो वो है। दूसरी बात, एप्स्टीन फाइल्स में खुद मोदी जी का नाम अभी तक आया है, हरदीप पुरी जी का भी, हरदीप पुरी जी का भी नाम है, अनिल अंबानी का भी नाम है, और इनकी एक नेता के परिवार का भी नाम है। तो इन सब के बावजूद क्या अभी कुछ ऐसा है उनके पास जो जिससे कि वो प्रधानमंत्री की नस और दबा सकते हैं और उनसे मनमानी फैसले अपने हक में करवा सकते हैं? ये चीज़ें देखने की होंगी। और ट्रेड डील तो मेरे ख्याल से सीधे तौर पे ये समझ में आ रहा है कि अडानी के ऊपर भ्रष्टाचार की कार्रवाई और एप्स्टीन फाइल्स के दबाव में की गई है। जी, अब मैं थोड़ा सा सवाल आपसे पार्लियामेंट से हट के पूछती हूँ। आप जेल गए, आम आदमी पार्टी की जितनी लीडरशिप है सबको जेल में डाला गया, लेकिन आने के बाद बहुत से लोग जो जेल में गए, बहुत से लोगों की आवाज कम हो गई, सीन से गायब हो गए। आप लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, तो इसकी पीछे क्या कहानी है? नहीं, देखिए, सब अपने तरीके से बोल रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि मैंने ये सोचा कि अगर बाहर निकल के हम बोलते नहीं तो क्या मैसेज जाएगा? मैसेज तो यही जाएगा कि
मोदी जी ने जेल भेज के संजय सिंह की आवाज को दबा दिया। बहुत ज्यादा बोल रहे थे, इनको ठीक कर दिया। और बीजेपी को ठीक करना आता है। देखो ये बड़ा अपने आप को हीरो बन रहा था, देखो इसको 183 दिन जेल में सड़ाया, अब ये सही हो गया। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका जो समर्थक वर्ग है, जो इस बात के लिए पसंद करता है कि आप मुखर होके सरकार का विरोध करते हैं या सच बोलते हैं, और अचानक अगर आप चुप हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, तो उसमें निराशा होगी। और फिर एक विश्वास जो है लोगों का लड़ने का, वो विश्वास टूटता है। तो मैं वो करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं, मैं ऐसा मानता भी हूं कि भाई कोई यहाँ पट्टा लखा के तो पैदा हुआ नहीं इस देश में। हर आदमी को एक दिन जाना है। तो आपको बहादुर के रूप में जाना है या कायर के रूप में जाना है, ये दोनों आपके हाथ में है। तो अगर आपको लड़ना है तो बहादुरी से लड़िए, और बाकी सब कुछ वक्त के साथ तय होगा। विपक्ष की एकता को देखिए लेकर एक बात और समझिए आप, 190 साल तक ये देश अंग्रेजों का गुलाम रहा, उसके पहले मुगलों का गुलाम रहा। मैं सोचता हूं कई बार कि 190 साल तक जो लोग भारत की आजादी के लिए लड़े होंगे, उनके पास क्या, मतलब क्या था उनके पास? वो विधायक नहीं थे, वो सांसद नहीं थे, मंत्री नहीं थे, कोई सुख सुविधाएं नहीं थी। जंगलों में रहना होता था, छिप के रहना होता था, वेश बदल के रहना होता था। किसी को फांसी होती थी, किसी को गोली से मार दिया जाता था, किसी को लाठियों से पीटा जाता था, किसी को जेल में डाल दिया जाता था। जी। इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद इस देश को आजाद कराया ना उन लोगों ने। हमारे सामने तो इतनी बड़ी कोई आप कठिनाई है इतनी नहीं। लंबी लड़ाई कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं, हमारे सामने उतनी लंबी लड़ाई शायद नहीं लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अब इन्होंने, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सदन में और बाहर भी अमित शाह जी बोल चुके हैं कि अगले 50 साल बीजेपी के शासन के हैं। तो फिर कैसे 240 पे आ गए? अगर नीतीश कुमार जी उधर नहीं गए होते तो आपको क्या लगता है किसी भी हालत में मोदी की सरकार नहीं बनती? जो लोग अयोध्या हार गए, जहां सबसे ज्यादा ढोल पीट रहे थे, अब आप समझ सकते हैं कि लोगों का, देखिए जन समर्थन इनके पास नहीं है आज भी, ऐसा आपको लगता लेकिन है? हल्ला मचाने में, भाई 61% लोगों ने इस देश में इनके खिलाफ वोट किया है। 39% 40% वोट मिला है। लेकिन विपक्ष तो एक राज्य के बाद दूसरा राज्य हार रहा है। आपकी बात मैं मान रहा हूं। उन हार के कारणों की भी समीक्षा कीजिए। अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप 70,000 वोट काट देंगी तो फिर कौन जीतेगा? टारगेट करके काट देंगी कि यहां मुसलमान हैं, यहां यादव हैं, यहां फला जात के हैं, यहां विपक्ष के वोट हैं। इनके पास तो सारा डाटा है, कौन सा बूथ जीते हैं, कौन सा बूथ हारे हैं, किस वोटर ने इनको वोट दिया है, किस परिवार ने नहीं दिया है। अब देखिए यूपी में क्या हो रहा है, खुलेआम वहां पे वोट कट रहे हैं जी। और टारगेट करके कट रहे हैं। यादव के कट रहे हैं, मुसलमान के कट रहे हैं, जो भी पिछड़ों का वोट है, दलितों का वोट है, जो लगता है इनको कि इनके खिलाफ दे सकते हैं कहीं कहीं, तो उनको। एसआईआर एक रियल थ्रेट है आज की तारीख में। बहुत बड़ा, डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत बड़ा थ्रेट है। आप बताइए, अमृत सेन को नोटिस मिल जाए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार को नोटिस मिल जाए, भारत के वायुसेना के या वायुसेना के वायुसेना पूर्व सेनाध्यक्ष को मिल जाए, वायुसेना के अध्यक्ष को, पूर्व वायुसेना के अध्यक्ष को मिल जाए नोटिस, तो मतलब बचता क्या है? आप किसको, एसआईआर में क्या आप कर रहे हैं? मुझे समझा दीजिए क्या कर रहे हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों ने 2 लिस्ट बनाई यूपी के अंदर जी। इसको आपके दर्शकों को जानना चाहिए। एक बनाई उन्होंने शहरी मतदाताओं की सूची, और दूसरी बनाई उन्होंने ग्रामीण मतदाताओं की सूची। एक जिला पंचायत के चुनाव के लिए, एक नगर पालिका के चुनाव के लिए, नगर निगम के चुनाव के लिए। तो दोनों मतदाताओं को सूची जारी की इन्होंने दिसंबर में, और दोनों मतदाताओं को जोड़ा तो बोले कि शहरी और ग्रामीण मिलाकर 17 करोड़ मतदाता उत्तर प्रदेश में है। ध्यान से सुनिएगा, कौन है? यूपी के ही कर्मचारी हैं। कौन है? उत्तर प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग है। उसने सूची तैयार की और दिसंबर में जारी की, दिसंबर 2025 में जारी की। अब आ जाइए, 6 जनवरी 2026 को एक सूची जारी करता है एसआईआर का, ज्ञानेश कुमार जी एंड मंडली मोदी जी की जो है,
मोदी योगी और ज्ञानेश कुमार की वो सूची आती है, वो कहते हैं उत्तर प्रदेश में 12,55,00,000 मतदाता है। अब बताइए, उसी राज्य के कर्मचारी वही लोग 2 लिस्ट तैयार कर रहे हैं, एक 6 जनवरी को जारी हो रही है, एक दिसंबर में जारी हो रही है। 5 करोड़ का अंतर, 20-25 दिन के अंदर 4.5 करोड़ का वोट का अंतर हो गया। कैसे हो गया ये? और उसके ठीक बाद योगी जी का बयान आता है कि हर बूथ पे हम 200 वोट बढ़ाएंगे। तो 1,17,000 बूथ हैं उत्तर प्रदेश में, तो करीब करीब 3.5 करोड़ वोट बढ़ा लेंगे वो। 1,77,000 बूथ है जी, तो करीब करीब 3-3.5 करोड़ वोट उनका आराम से बढ़ जाएगा। आप लड़ते रहिए चुनाव। जी। तो इस पर अगर रोक नहीं लगाई गई, अंकुश नहीं लगाया गया, और अभी तो एक बीएलओ की रोती हुई तस्वीर आई थी जयपुर से कि उस कह रहे मुसलमानों का वोट काटो, विधायक जी दबाव लेकिन बना। बीएलओ तो छोड़िए, आपने योगी जी का जिक्र किया। इस समय चर्चा में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, जो पब्लिक देखिए में उसने बोलते कितना हैं घटिया- कि 5 लाख मुस्लिम वोट कटेंगे। मतलब अब वो एसआईआर करवा रहे हैं, हालांकि एसआईआर तो छोड़िए, जो वोटर लिस्ट शुद्धिकरण वहां चल रहा है दूसरे ढंग का। आप वो भी छोड़ दीजिए, आप देखिए उस आदमी ने कितना वीडियो जारी किया। जहरीला जी, और कितना नफरत भरा वीडियो जारी किया। वो कांग्रेस में रहा है वो बंदा, सोचिए आप, जी, अपने पद के लिए, अपने पद की लोलुपता के लिए इस कदर गिर गए हो तुम, इस कदर, इतनी घृणा। मतलब फसाद हो जाए, दंगे हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, कोई मतलब नहीं। मतलब मुख्यमंत्री गोली मार रहा है। मुख्यमंत्री गोली मार रहा है हम्म, मुसलमान को, ऐसा वीडियो बनाया जा रहा है, जी, काल्पनिक वीडियो तैयार एआई के जरिए लेकिन उसमें तो तैयार मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं, और बाद में मुख्यमंत्री शिकारी के तौर पे बंदूक भी हाथ में लिए हुए हाँ, हैं। वो शिकारी है ही है वो। तो ये लोग देश का ही शिकार कर लेना चाहते हैं। तो अब आप ऐसी पार्टी से लड़ रहे हैं तो थोड़ा वक्त लगेगा। कभी लेकिन- आपने सोचा था कि देश की राजनीति और का स्थिति यहाँ पहुंचेगी कि एक मुख्यमंत्री का इस तरह का वीडियो आएगा और कोई माफी नहीं? मोदी जी की पूरी चुप्पी, बीजेपी अध्यक्ष की पूरी चुप्पी, कोई कहीं से कुछ नहीं बोलता है। अच्छा, आप देखिए किस चीज में इनकी चुप्पी नहीं रहती है। चर्च में घुसकर एक दिव्यांग महिला जो नेत्रहीन है, उसके सामने हाथापाई करते हुए बीजेपी जबलपुर की महिला मोर्चा के अध्यक्ष भार्गव मैं उनका नाम भूल रहा हूं, वो उसकी छोटी सी बच्ची को देख के कहती है, तू इससे यहाँ पे धंधा कराने के लिए लाई है। जी, ये भाषा है, ये घृणा है, ये घृणा इन लोगों ने लोगों के दिल दिमाग में भर दी है। इसको जाने में बहुत वक्त लगेगा। चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं बरेली में, लखनऊ में चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। जी, तो ये क्या हो गया? और आपको कौन लगता लोग पढ़ रहे हैं? इस्कॉन वाले पढ़ रहे हैं। हम्म, जो लखनऊ का इंसिडेंट है वो तो इस्कॉन वालों का है। मैं तो हैरान था कि भाई पूरी दुनिया में ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है इस्कॉन, और उसके लोग ये काम कर और रहे हैं। लखनऊ तो मेरा शहर है। लखनऊ में उस गिरजाघर में तो सारे धर्मों के लोग जाते हैं, जाते सारे लोग हैं। सेलिब्रेट करते हैं। हम बचपन से गुरुद्वारे में जाते हम नहीं रहे, जाते, जाते हैं। सभी जगह जाते रहे हैं। चर्चेज में जाते हैं, दरगाहों पे जाते हैं। आज दरगाहें तोड़ी जा रही हैं, दरगाहें शाह तो- की दरगाह तोड़ी जा तो रही है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां के बारे में ही यही कहा जाता है कि विविधता में एकता भारत की विशेषता, यही हमारी विशेषता है। आप उसको खत्म करने पे लगे हुए हैं। अरे भैया, हनुमान जी का पाठ करना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, हनुमान जी के मंदिर में जाइए। मस्जिद के सामने क्यों रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं? जाइए राम जी के मंदिर में जाइए, वहां से आशीर्वाद लेके आइए कुछ आप। तो ये जो काम हो रहा है, अच्छा, इसका फिर दुनिया के देशों में क्या असर पड़ता है? जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं हिंदुस्तानी, जो न्यूजीलैंड में रह रहे हैं, डेनमार्क में रह रहे हैं, जो लंदन में रह रहे हैं, वो कितनी जलालत झेलते होंगे, आप सोचिए ना। वो कितना उनको लोग वहां पे उनके बारे में क्या सोचते होंगे कि आप एक ऐसे देश हैं जहां पे कि माइनॉरिटीज को इतना दबा के रखा जाता है, क्रिश्चियंस को दबा के रखा जाता है। लेकिन ये और ब्रिगेड तो क्रिश्चियंस- बढ़ती जा रही है। आपको इस ब्रिगेड से लगता है कि विपक्ष कैसे डील करेगा इस ब्रिगेड से?
क्योंकि कबीर दीपक नाम का एक लड़का आता है, एक नौजवान आता है जो एक मुसलमान हाँ, दुकानदार के पक्ष वो में, कहता है उनके मेरा खिलाफ- नाम मोहम्मद दीपक हाँ, कुमार है। गुस्से में ही देखिए, कहता है वो, लेकिन स्टैंड करता है और उसकी वजह से वो व्यक्ति बचा है। लेकिन आप देखिए कि धामी जी कहते हैं कि उनके खिलाफ बोलते हैं, उनको सम्मानित करने के बजाय उनके खिलाफ मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। तो कैसे विपक्ष डील करेगा इस नफरती सैलाब से? देखिए, सबको खड़ा होना पड़ेगा, सबको खड़ा होना पड़ेगा। एक लाइन है उदय प्रताप जी की कि न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो आकर मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर योगदान सबका है। तो ये देश बना है सबसे मिलकर, और अगर हम लोग ये बात नहीं समझेंगे और बोलेंगे नहीं ऐसी चीज़ों पर, तो देखिए हालत क्या हो रही है। अब तो ये शंकराचार्य तक को नहीं बख्शने को तैयार हैं। उनके बटुकों को, उनके जो ब्राह्मण शिष्यों को चोटी पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के मार रहे हैं। जी, तो इस स्तर पे चीजें पहुंच गई हैं। आप देखिए, एक आखिरी सवाल आपसे, आम आदमी पार्टी जो विपक्ष की एकता है उसमें खुद को कहाँ प्लेस करती है? और क्योंकि हम देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी उस तरह से सक्रिय विपक्ष के रूप में क्यों नहीं नजर आ रही? नहीं, ये शायद आकलन थोड़ा आपका इसका फिर से मूल्यांकन कीजिएगा। दिल्ली में पिछले 10-11 महीने में लगातार हमारी पार्टी ने एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई है, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या सड़क पे हो। और विशेष तौर पे सौरभ भारद्वाज जी ने जिस तरह से फर्जी छठ घाट इन्होंने बनाए थे, या मीटर के पास पानी छिड़कवा के, बारिश करवा के मैनिपुलेट कर रहे थे AQI लेवल को, उसका मामला हो, या जितने भी तरीके से इनका विरोध, झुग्गियों का मामला, जब लेकिन वो झुग्गियां सौरभ तोड़ने ही के, करते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, बाकी सौरभ और पार्टी के जो विधायक वगैरह हैं वो कर, जहां तक अरविंद जी का प्रश्न है, अरविंद जी गुजरात, गोवा, पंजाब और संगठन के काम में, और मैं आपको ये कह सकता हूँ पहले से कई गुना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और दिल्ली पर भी लगातार उनकी नज़र रहती है। और अभी हम लोग आगे कुछ अभियान भी तैयार कर रहे हैं जिसकी जानकारी आपको देंगे जल्दी ही। जी, आखिर में क्या विपक्ष कोई काउंटर कर पाएगा जो मौजूदा संकट है? आपको क्या लग रहा है, सदन के भीतर और बाहर? क्या आपके पास एक रोड मैप है विपक्ष के पास? और विपक्ष एकता एक है क्या नहीं है? देखिए, क्या है कि मुद्दा आधारित एकता होगी। कोई मुद्दा होगा जिससे TMC बहुत प्रभावित होगी, तो उसके लिए भी सबको खड़ा होना चाहिए। कोई मुद्दा होगा जिस पे DMK प्रभावित होगी या आम आदमी पार्टी प्रभावित होगी, तो उस पर भी सबको खड़ा होना चाहिए। ये बातें अभी फिलहाल चुनावी दृष्टिकोण के बजाय मुद्दा आधारित, जब कोई ऐसा बड़े मुद्दे आएंगे तो उस पर हम लोग निर्णय लेंगे। जैसे अभी यह अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा आया, तो हमारी पार्टी ने निर्णय लिया केजरीवाल साहब ने कि हम इसका समर्थन करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव का। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एकता को उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि मुद्दों की दृष्टि से अब देखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको लगता है कि विपक्ष जमीन पर भी लड़ पाएगा जो अभी का सीन है? नहीं, लड़ना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है ना भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है ना आपके पास। क्या विकल्प है बताइए? जब दुर्योधन से कहा गया कि भाई 5 गांव दे दीजिए पांडवों को, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। तो फिर कहा कि युद्ध आवश्यक है, फिर युद्ध के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिस रास्ते पे मोदी और भारतीय जनता पार्टी बढ़ रहे हैं, इसमें इनसे लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता आपके पास है ही नहीं है। चाहे सड़क पे लड़िए, चाहे सदन में लड़िए। और आपको लगता है और जो भी लड़ने वाले लोग हैं, इन्हें हराया जा सकता है? 100% हराया जा सकता है। खाली लोगों को उनके मुद्दे समझ में आ जाए, खाली ये समझ में आ जाए कि आखिर यार ये बजरंग दल वाला हमारे गांव का स्कूल बंद होने पे क्यों नहीं निकलता, हमारे अस्पताल में जब मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है तब ये RSS वाले सवाल क्यों नहीं उठाते,
ये जिनका जिन हिंदू के नाम पे जिनका खून खौलता है, वो हमारी टूटी सड़कों के लिए क्यों नहीं खौलता? हमारी पानी की टंकी जब टूट जाती है तब क्यों नहीं खौलता? हमारे घर में जब चूल्हा नहीं जलता और मजदूरी नहीं मिलती और रोजगार के बगैर हमारा नौजवान भटकता रहता है, तब इनका खून क्यों नहीं खौलता? खाली इतनी बात समझने की जरूरत है। तो इसको आप समझा पाएंगे, विपक्ष समझा कोशिश पाएगा? करनी चाहिए। नहीं कोशिश करेंगे तो फिर वो जैसे चला रहे हैं वैसे चलाएंगे। देश का तो फिलहाल मैं लिख के दे सकता हूं कि कोई फायदा नहीं है इस चीज से। अभी बजट भी आया है, अविकसित भारत से विकसित भारत नहीं बन सकता है जब आप शिक्षा पर 2%, स्वास्थ्य पे 2%, ग्रामीण विकास का रोज बजट आप घटाएंगे, आपने शहरी विकास का बजट घटाया, आपने हर योजना में जिस तरह से बजट की कटौती की है वो आपकी प्राथमिकता को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप ये मानकर चलते हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड है, जिसको जैसे चाहेंगे हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट लेते रहेंगे, काम करने की क्या जरूरत है? तो जब लोग अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे कि भाई हमको क्या मिल रहा है इस राजनीति से, इस हिंदू मुसलमान और नफरत की राजनीति से हमारे हिस्से में क्या आ रहा है, जब इसका सही जवाब लोग खोज पाएंगे तो उनको लगेगा कि जीरो मिल रहा है और तब परिवर्तन का रास्ता खुलेगा। मैं आशावादी व्यक्ति हूं, निराश नहीं होता हूं। और मैंने तो आपको कहा भी कि मैं तो याद करता हूं कि आज़ादी के आंदोलन में लोग कैसे लड़े होंगे, उतनी तो वही दौर आ रहा है। उतनी कठिन परिस्थिति तो अभी नहीं है। हम लोग तो फिर भी बहुत आराम की स्थिति में है उनकी तुलना में। तो लड़ाई लेकिन लंबी होगी और सबको लड़ना पड़ेगा, बगैर उसके काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेबाक भाषा से नमस्कार, बात करने के नमस्कार। लिए। नमस्कार।